नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। ईवीएम का बटन दबाकर लोगों ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी बंगाल में खुद को सत्ता का दावेदार मान रही है, वहीं उसके लिए असम का किला बचाने की चुनौती भी है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में उसकी कामयाबी तो बोनस ही होगा। हिंदुस्तान के नक्शे पर लगातार सिमटती जा रही कांग्रेस के लिए भी पांचों राज्यों के चुनाव बहुत अहम हैं। अगर कांग्रेस को असम और पुडुचेरी में कामयाबी मिलती है तो वो तपते रेगिस्तान में बारिश की तरह होगी। वहीं तमिलनाडु, केरल और बंगाल में मिलने वाली सीटें भरी दोपहरी में किसी पेड़ के छांव की तरह। बंगाल के साथ साथ लोगों की नजरें तमिलनाडु के चुनावी अखाड़े पर भी टिकी हुई हैं। पिछले 4 दशकों में सूबे का ये पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें न जयललिता की गूंज सुनाई दे रही है और न ही करुणानिधि की हुंकार। तमिल सियासत के दोनों दिग्गज चेन्नई के मरीना बीच पर चिर निद्रा में सो रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या तमिल राजनीति पुराने ढर्रे पर आगे बढ़ेगी या 2021 में नया रास्ता तलाशेगी। जयललिता और करुणानिधि के निधन से पैदा हुए पॉलिटिकल वैक्यूम को कौन भरेगा? क्या तमिल पॉलिटिक्स से फिल्मी चेहरों का जादू खत्म हो गया है? ऐसे कई सुलगते सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। इसलिए हमने अपनी स्पेशल सीरीज इतिहास गवाह है में तमिलनाडु के सियासी उतार चढ़ाव की कहानी को भी जोड़ने का फैसला किया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आंदोलन के गर्भ से द्रविड़ राजनीति का जन्म हुआ और वो किन किन पड़ावों से गुजरते हुए 2021 तक पहुंची है। वैसे तो तमिलनाडु का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन तमिल समाज और वहां की सियासत को समझने के लिए हम चलते हैं 105 साल पहले, जब दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद के खिलाफ दलित और पिछड़ी जातियां एकजुट हो रही थीं। उस समय वर्तमान तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, जिसमें ब्राह्मणों की आबादी सिर्फ 3.2% थी। लेकिन तमिल समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, चाहे सरकारी नौकरी हो या शिक्षा का क्षेत्र। इसके विरोध में 1892 में ही मद्रास समाज सुधार संघ की स्थापना हुई। ब्राह्मणों और पिछड़ी जातियों के बीच टकराव की घटना आम थी। बात 1916 की है। कांग्रेस के तौर तरीकों से नाराज कुछ लोगों ने बगावत कर दी। टीएम नायर और सीपी त्यागराज चेट्टियार जैसे नेताओं ने दक्षिण में पहली गैर ब्राह्मण संस्था साउथ इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की। उसी दौर में गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी। 20वीं सदी की शुरुआत के साथ ही तमिल समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ दलित और पिछड़ी जातियां एक छतरी के नीचे आने लगीं। ब्राह्मण खुद को आर्यों का पूर्वज और संस्कृत भाषा को अपनी संस्कृति का हिस्सा बताते। मतलब ब्राह्मण खुद को द्रविड़ों से श्रेष्ठ। उस दौर में तमिल भाषा पर संस्कृत का तगड़ा प्रभाव था। तब तमिल में संस्कृत और दूसरी भाषा के शब्दों का भी इस्तेमाल हो रहा था। ऐसे में तमिल शुद्धिकरण आंदोलन भी शुरू हुआ, जिसका मकसद था तमिल भाषा को संस्कृत के चंगुल से आजाद करवाना। अंग्रेजों की भूमिका, आर्य बाहर से आए थे, द्रविड़ अलग हैं, ये जो नैरेटिव बनाया उन्होंने बनाया और उस नैरेटिव को विश्वविद्यालयों में, समाज में आज भी पाया जाता है। तो उस नैरेटिव ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ब्राह्मण आर्य समाज
के मान लिए गए, यानी आर्य मान लिए गए। द्रविड़ जो थे वो भारतीय हैं, लेकिन वो पुश बैक किए गए थे इनके द्वारा। तो वो एक फॉल्ट लाइन अंग्रेजों ने बनाई, उस फॉल्ट लाइन का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसको स्थापित किया। एक और तमिल भाषा को संस्कृत के चंगुल से मुक्त कराने के लिए आंदोलन जारी था, दूसरी ओर ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष। तमिल समाज में ब्राह्मणों के खिलाफ लगातार बढ़ते असंतोष की गर्भ से जस्टिस पार्टी का जन्म हुआ। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस और ब्राह्मणों के वर्चस्व को मद्रास प्रेसिडेंसी में कड़ी चुनौती दी, गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की जैसा मुसलमानों को मिल रहा था। मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें कुछ आज तेलंगाना या जो आंध्रा का भी हिस्सा था उसमें, और कुछ कर्नाटक का भी हिस्सा था, तो उसमें क्या था कि चाहे शिक्षा के संस्थान हो या जो जितने सरकारी जो संस्थान थे उसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। तो वो तो ये जायज़ बात है कि अन्य जातियों का उसमें कोई जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो इन सारी जो बातों को लेके एक एंटी ब्राह्मण एक मूवमेंट शुरू भी होता है, और ये जो जस्टिस पार्टी, सोशल जस्टिस मतलब पार्टी थी, उनका ये गोल बना जो है एक हिसाब से। जस्टिस पार्टी की मांग पर 1919 में मद्रास असेंबली में गैर ब्राह्मणों के लिए 28 सीटें रिजर्व कर दी गई। ये वहां के सामाजिक समीकरणों का ही नतीजा था कि जस्टिस पार्टी ने 1920 के चुनाव में 98 में से 63 सीटें जीत ली। लेकिन अंग्रेजी सरकार के साथ खड़े होने की वजह से जस्टिस पार्टी लोगों के मन से उतरने लगी। उस दौर में दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन के परचम को आगे बढ़ाया ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने, जो कभी हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर असहयोग आंदोलन से लोगों को जोड़ने में अहम किरदार निभा चुके थे। तमिलनाडु में ब्राह्मण मतलब संस्कृत, संस्कृत मतलब आर्यन, आर्यन मतलब हिंदी, हिंदी हिंदू हिंदुत्व। तो उसको खिलाफ लड़ने के लिए पेरियार ने जस्टिस पार्टी शुरू किया है। बट पेरियार ने शुरू नहीं किया है, पेरियार वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स। पेरियार ने संस्कृत भाषा का विरोध शुरू किया और इसे दक्षिण में आर्य उपनिवेशीकरण का प्रतीक बताने लगे। हिंदू धर्म की आस्था और मान्यताओं को भी चुनौती दी। पेरियार की दलीलें तमिल समाज के दलितों और पिछड़ी जातियों को बहुत सुकून देती। वो अच्छी तरह समझ रहे थे कि तमिल समाज का बड़ा हिस्सा क्यों उबल रहा है। ऐसे में रामास्वामी पेरियार ने होटल्स के सामने लगे बोर्ड पर लिखे जाति सूचक शब्दों पर कालिख पोतनी शुरू की, जनेऊ तोड़ अभियान चलाया। हिंदू धर्म में ब्राह्मण जिन्हें की प्रतीक माना जाता था, जो कि मंदिरों में जिस तरह की पूजा पाठ वगैरह कराते थे, वो इसका शिकार जरूर बने थे। लेकिन मैं जो कहूँगा कि चाहे जस्टिस पार्टी हो या पेरियार हो, उन्होंने एक जन जागृति की तरह से इस आंदोलन को शुरू किया था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता था कि जो संस्कृत भाषा है या ब्राह्मण जिस तरह से इस मामले में अपने जो एक वर्चस्व बनाना चाहते थे, उसका वे विरोध करना चाहते थे। रामास्वामी पेरियार अच्छी तरह जानते थे कि हिंदी पट्टी में रामायण और भगवान राम का कितना ऊंचा स्थान है। ऐसे में उन्होंने रामायण को अलग चश्मे से देखना शुरू किया। उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से नई रामायण लिख डाली, जिसमें रावण को एक आदर्श द्रविड़ बताने की कोशिश की। दक्षिण की लड़ाई ब्राह्मण बनाम दलित, आर्य बनाम द्रविड़ में तब्दील हो गई। द्रविड़ आंदोलन से पैदा हुए ज्वार ने रामास्वामी पेरियार को दक्षिण भारत का नायक बना दिया। दलित और पिछड़ी जातियों के लिए वो एक मसीहा थे। तमिलनाडु की धरती पर आंदोलन और सियासत दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। वो साल था 1937। मद्रास प्रेसिडेंसी का चुनाव जीतकर सी राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो पूरे देश में राजा जी के नाम से मशहूर थे। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के सेकेंडरी स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया। उनके इस फरमान के विरोध में तमिल भाषी सड़कों पर उतर आए। मद्रास की सड़कों पर
विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, पर राजा जी अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रहे थे। हिंदी विरोध के नाम पर पेरियार ने पहले से ही मोर्चा खोल रखा था। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड अर्स्किन ने हिंदी की अनिवार्य पढ़ाई का फैसला वापस ले लिया। मद्रास प्रेसिडेंसी में बरसों से चल रही हिंदी विरोध की आंधी 1939 में कांग्रेस सरकार के इस्तीफे के बाद कुछ समय के लिए थम गई। जस्टिस पार्टी की कमान भी रामास्वामी पेरियार के हाथों में आ चुकी थी। तमिल फिल्मों और नाटकों की स्क्रिप्ट लिखने वाले C.N. अन्नादुराई की सलाह पर उन्होंने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया। पहली बार इस पार्टी के बैनर तले द्रविड़ नाडु यानी द्रविड़ों का देश बनाने की मांग उठी। नाटकों के डायलॉग लिखते लिखते C.N. अन्नादुरई तमिल समाज पर फिल्म कलाकारों के असर को अच्छी तरह भांप चुके थे। तमिल सिनेमा से जुड़े कलाकार सामाजिक आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। ऐसे में उनका समाज के हर वर्ग से लगातार जुड़ाव बना हुआ था। अन्नादुरई की वजह से तमिल सिनेमा के सितारे भी द्रविड़ आंदोलन के मंचों पर दिखने लगे। पेरियार जस्टिस पार्टी के प्रमुख नेताओं में से थे और अन्नादुरई उनके साथ आते हैं। इन लोगों ने संस्कृत विरोध को अपना आधार बनाया, यानी भाषाई आधार को प्रमुखता दी, और जो क्षेत्रीय आधार था, जाति का जो आधार था, जो द्रविड़ की राजनीति थी, उसको बहुत महत्वपूर्ण बनाया। हिंदुस्तान तेजी से आजादी की ओर बढ़ रहा था। वहीं द्रविड़ आंदोलन के दोनों बड़े नायक यानी पेरियार और अन्नादुरई के बीच अलग अलग मुद्दों पर मतभेद बढ़ते जा रहे थे। पेरियार चुनावी राजनीति से दूर रहने के पक्षधर थे, तो अन्नादुरई चुनावी राजनीति में उतरने के पक्ष में थे। लेकिन पेरियार ने जब अपनी उम्र से 40 साल छोटी महिला से विवाह किया, उसके बाद दोनों के बीच की तल्खियां खुलकर सामने आ गईं। द्रविड़ कड़गम में दो फाड़ हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ जो है कुछ निजी मतभेद थे। कुछ लोगों का कहना है कौन उत्तराधिकारी जो है बनेंगे डीके के, उस पर भी मतभेद थे। मतलब लेकिन मुझे लगता है कि जो एक बहुत ही एक मूल रूप में जो मतभेद था वो इस बात को लेके था कि जो है अन्नादुराई वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो विश्वास रखते थे। पेरियार से नाता तोड़कर अन्नादुरई ने अलग नई पार्टी बनाई, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी DMK। इसके बाद C.N. अन्नादुरई ने अपनी पार्टी में तमिल सिनेमा के बड़े बड़े कलाकारों और लेखकों को बड़े पैमाने पर जोड़ना शुरू किया। इससे तमिल सिनेमा से जुड़े N.S. कृष्णन, M.R. राधा, शिवाजी गणेशन, S.S. राजेंद्रन, M.G. रामचंद्रन, M. करुणानिधि जैसे चेहरे DMK के मंचों पर दिखने लगे। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार का स्थानीय लोगों के साथ जुड़ाव ज्यादा था। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि बड़े सितारों का अपनी कमाई का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में खर्च करना। अन्नादुरई के कलम से निकले नाटकों ने तमिल रंगमंच पर तो अपनी खास पहचान बनाई ही, समाज के भीतर उठ रहे ज्वार को भी अपने नाटकों के जरिए लोगों के सामने रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी लोकप्रियता का कमाल था कि DMK के सभाओं में लोगों का सैलाब उमड़ने लगा। Anna or Karunanidhi, they were script writers. Anna has written quite a few stories for Tamil movies. So did Karunanidhi. इन्होंने ये लिखना शुरू किया है। ये जब फिल्म बनाया वो बहुत सुपर हिट हो गया। उसमें 16 मेंबर्स को बुलाया DMK कॉन्फ्रेंस में। 16 मेंबर्स 1970s में, मैं बोल रहा हूँ जस्ट बिफोर हिज डेथ, सॉरी 1967-68 में उन्होंने बुलाया। MGR was one of those 16 intellectuals of तमिलनाडु। रुपहले पर्दे के सितारों की लोकप्रियता और मौजूदगी ने DMK की अगुवाई में द्रविड़ आंदोलन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तमिलनाडु में सरकार कांग्रेस की थी और DMK सूबे की राजनीति में अपने लिए नया सियासी आसमान तलाश रही थी। साल 1953 मॉनसून के दस्तक के साथ ही तमिलनाडु के लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिल रही थी।
सूबे में हिंदी विरोध की आग लगातार धधक रही थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के एक फैसले से डीएमके को हिंदी विरोध का एक बड़ा मौका मिल गया। उत्तर भारत के एक कारोबारी हुआ करते थे रामकृष्ण डालमिया। उन्होंने कल्लाकुडी में एक सीमेंट की फैक्ट्री लगाई। इलाके के बेरोजगारों को रोजगार मिला। देखते ही देखते इलाके की बदहाल तस्वीर बदलने लगी। कारोबारियों को प्रोत्साहित करने के इरादे से कांग्रेस सरकार ने 15 जुलाई 1953 को कल्लाकुडी का नाम बदलकर डालमियापुरम कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ डीएमके ने मोर्चा खोला, जिसकी अगुवाई कर रहे थे 29 साल के करुणानिधि। प्रदर्शनकारियों को जहां भी हिंदी में लिखा बोर्ड दिखा, या तो उसे उखाड़ फेंका गया या फिर उस पर कालिख पोत दी। करुणानिधि की अगुवाई में डीएमके कार्यकर्ता पटरियों पर लेट गए। प्रदर्शन को स्थानीय लोगों का जमकर समर्थन मिला। करुणानिधि को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 5 महीने बाद जब वो जेल से बाहर निकले तो डीएमके में उनका कद बहुत ऊंचा हो चुका था। करुणानिधि हर साल हिंदी विरोधी कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने लगे, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग जुटने लगे। उनका हिंदी विरोध कामराज सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया। 1949 में जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तभी यह तय हो गया था कि 26 जनवरी 1965 के बाद से सिर्फ हिंदी ही भारत की एकमात्र राजभाषा होगी। जैसे जैसे 26 जनवरी 1965 की तारीख नजदीक आती जा रही थी, डीएमके का हिंदी विरोध तेज होता जा रहा था। तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री सरकार भी मन बना चुकी थी कि तय तारीख को ही हिंदी लागू किया जाएगा। ऐसे में डीएमके ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। सीएन अन्नादुरई चाहते थे कि हिंदी लागू किए जाने के विरोध में लोग अपने घरों के बाहर काला झंडा लगाएं। इसके लिए तारीख चुनी गई 25 जनवरी 1965। तमिलों ने हिंदी का प्रचंड विरोध शुरू कर दिया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब भारत नेहरू के बाद में लिखा है, तमिलनाडु के सैकड़ों गांवों में हिंदी के पुतले जलाए गए और हिंदी किताबों की होली जलाई गई। हिंदी से संबंधित संविधान के पन्नों तक को आग के हवाले कर दिया गया। यही नहीं, रेलवे स्टेशनों और डाकघरों से भी हिंदी के चिन्ह हटा दिए गए या उस पर कालिख पोत दी गई। तमिलनाडु के शहरों कस्बों में पुलिस और गुस्साए छात्रों के बीच झड़पें हुई। विरोध प्रदर्शन और हिंसक झड़पों का सिलसिला करीब 2 हफ्ते तक चला, जिसमें कईयों की जान गई। कुछ ने हिंदी विरोध के नाम पर आत्मदाह तक कर लिया। सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हुई। तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए तत्कालीन शास्त्री सरकार को अपना इरादा बदलना पड़ा और हिंदी भारत की इकलौती राजभाषा नहीं बन पाई। लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो संबोधन के जरिए भरोसा दिया कि हर एक प्रांत को पूरा अधिकार होगा कि वो अपनी पसंद की भाषा में या अंग्रेजी में कामकाज कर सके। इसके बाद विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ। इसे डीएमके ने अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया। 60 के दशक में हिंदी के खिलाफ हुए आंदोलन ने डीएमके को तमिलनाडु के सियासी फलक पर बड़ी पहचान दी। जिस तरह से एक राष्ट्र एक भाषा की बात कभी होती थी कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, तो ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था दक्षिण भारत के राज्यों को कि वह इस तरह का एक हिंदी इम्पोजिशन जो हो उसको होने दे। और तमिलनाडु इस मामले में सबसे आगे था, क्योंकि तमिल नाडु में जिस तरह की हमने द्रविड़ियन राजनीति की जागृति देखी थी, वह एक प्लेटफॉर्म बन गई, एक मंच बन गई कि हिंदी के खिलाफ जो आंदोलन था उसको एक पॉलिटिकल रूप देखा जाए। देखते ही देखते तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की घंटी बज गई। मजबूत वैचारिक जमीन और चमकदार चेहरों के साझा संघर्षों का ही कमाल था कि 1967 में डीएमके ने सूबे से कांग्रेस का सफाया कर दिया। डीएमके की आंधी में के कामराज जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता भी तिनके की तरह उखड़ गए। तमिलनाडु की 222 सीटों में से 137 पर डीएमके ने जीत हासिल की। तमिल राजनीति में हुए इस बदलाव ने पूरे हिंदुस्तान को दंग कर दिया। सूबे में जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो डीएमके की ओर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे सीएन अन्नादुरई
उनके साथ खड़े थे उस दौर के मशहूर पटकथा लेखक एम करुणानिधि। 3 फरवरी 1969 को मुख्यमंत्री अन्नादुरई ने आखिरी सांस ली। अपने 678 दिन के कार्यकाल में उन्होंने 2 भाषा यानी तमिल और अंग्रेजी समाज सुधार और सरकारी मदद को लेकर लकीर खींची। उसी को आज भी तमिल राजनीति चमकदार बनाने में जुटी हुई है। सीके अन्नादुरई के निधन के बाद हिंदी विरोध और द्रविड़ गर्व के मुद्दे को आगे बढ़ाया तमिल सिनेमा के लेखक और कवि एम करुणानिधि ने। उनके साथ मजबूती से खड़े थे मारुदुर गोपालन रामचंद्रन यानी एमजीआर, जो अपनी जवानी के दिनों से ही खादी के कपड़ों में नजर आते थे। उनका जादू तमिलनाडु के लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता था। पर्दे पर उनकी छवि एक ऐसे नायक की थी जो शोषण करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ता था। रुपहले पर्दे पर उनकी ऐसी चमकदार छवि गढ़ने में करुणानिधि के स्क्रिप्ट का बहुत अहम योगदान था। अन्नादुरई के निधन के बाद डीएमके की कमान पूरी तरह से करुणानिधि के हाथों में आ गई। उनके समर्थक उन्हें कलाइनार यानी कला का विद्वान कहकर पुकारते थे। अन्नादुरई के निधन के बाद 1969 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे एम करुणानिधि। उनकी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले एमजीआर ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। सफलता और शोहरत की बुलंदियों पर खड़े एमजीआर के पैर हमेशा जमीन पर रहे। उनके दिल में समाज के गरीब और कमजोर लोगों के लिए खास जगह थी। ऐसे में वो जरूरतमंदों की मदद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। एमजीआर जब गरीबों के बीच होते तो उनकी जुबान बोलती, उनके दुख दर्द में साझेदार बन जाते। उनकी इसी अदा ने उन्हें तमिल समाज में असल जिंदगी का महानायक बना दिया। करुणानिधि और एमजी रामचंद्रन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एमजी रामचंद्रन के बारे में जैसे मैंने आपसे चर्चा की, उन्होंने तमाम ऐसे ऐतिहासिक पौराणिक पात्रों को पर्दे पर जीवंत रूप दिया था जिससे उनकी समाज में प्रतिष्ठा स्वीकारोक्ति बहुत थी। तो द्रविड़ पार्टियों के आदर्श को बढ़ाने में, उनके विचार को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका उस पात्र की थी। तो इस नाते वो सत्ता तक आसानी से पहुंचे। एमजीआर का लोगों से जुड़ाव लगातार बढ़ता जा रहा था। 1971 में डीएमके फिर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई। करुणानिधि दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन सत्ता का एक मिजाज ये भी होता है कि आपसी संघर्ष के लिए माहौल बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। उस दौर में सीएम करुणानिधि पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे तो एमजीआर से उनकी तलखी बढ़ने लगी। मामला इस हद तक गया कि करुणानिधि ने एमजीआर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में तमिल सिनेमा और सियासत की एक सुपरहिट जोड़ी टूट गई। एमजीआर ट्रेजरर थे, डीएमके के ट्रेजरर थे, तो हिसाब पूछने लगे, भाई पार्टी का तो इतना धनराशि है, कहाँ जा रहा है, कौन खर्चा कर रहा है, कैसे जा रहा है। तो एक करप्शन जो डीएमके के अंदर है वो एक तो पार्टी में ही पहले प्रकट हुआ कि पार्टी फंड्स को गायब हो जाते थे, जिसको एमजीआर सवाल किया। जब सवाल किया तो करुणानिधि और इनके बीच में एक बड़े क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज़ हुआ, जिसके बाद एमजी रामचंद्रन ने पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बन गए थे 1972 में, ये कह के कि हम ही रियल डीएमके हैं, हम ही अन्नादुरई जो अन्ना है करें। इसलिए वो नाम जुड़ गया अन्ना डीएमके यानी एडीएमके। एमजीआर ने अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नाम से अलग पार्टी बना ली। तमिल सरोकार, सिनेमा और सियासत तीनों नदी की धारा की तरह आगे बढ़ रहे थे। एमजीआर ने भी अपनी पार्टी के प्रचार और विस्तार के लिए तमिल सितारों का जमकर इस्तेमाल किया। उसमें ग्लैमर को भी जोड़ा और 1977 में चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले पहले अभिनेता बन गए। एमजीआर की पार्टी से जुड़े लोग उस दौर में संसद पहुंचे और राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की। तमिल राजनीति में उनकी शख्सियत के सामने दूसरे सियासी दलों के नेताओं की छवि बौनी दिख रही थी। तमिलनाडु
तमिलनाडु की राजनीति दो ध्रुवों की परिक्रमा करने लगी। एक ओर करुणानिधि की अगुवाई वाली डीएमके थी, तो दूसरी ओर एमजीआर की अगुवाई वाली एआईएडीएमके। दोनों पार्टियों की विचारधारा एक जैसी ही थी, लेकिन करुणानिधि की तुलना में एमजीआर की सोच थोड़ी उदार थी। द्रविड़ आंदोलन के नायक रामास्वामी पेरियार के लिए भी एमजीआर का सम्मान कभी कम नहीं हुआ। जिस तमिलनाडु में 50 के दशकों में व्यक्ति पूजा के खिलाफ बड़ा आंदोलन चला, उसी सूबे में एमजीआर की छवि इतनी ऊंची और विशालकाय बनी कि उनके समर्थक उनको देवता की तरह पूजने लगे। 1977 से लेकर 87 तक 3 बार सूबे के मुख्यमंत्री बने। गरीबों के हक हुकूक की आवाज पूरी जिंदगी बुलंद करने वाले एमजीआर ने 24 दिसंबर 1987 को आखिरी सांस ली, तो शोक में उनके करोड़ों चाहने वालों की आंखों में आंसू का समंदर बहने लगा। चेन्नई में एमजीआर के अंतिम संस्कार में 10 लाख से भी ज्यादा लोग शरीक हुए। आज बस इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगी एमजीआर के निधन के बाद किस रास्ते आगे बढ़ी तमिल सियासत। जिस तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चला, वहां की सियासत कैसे एक ब्राह्मण बाला की परिक्रमा करने लगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों पर मुखर आवाज के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।